नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी जाखड़ आप सभी का इंडिया के टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों, इस समय पूरे देश पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिस कारण प्रत्येक प्रतियोगी विद्यार्थी अपने अपने घरों में रुका हुआ है। अब घर में रहते हुए अपनी तैयारी को कैसे जारी रखे, उन्हें कोई मोटिवेशन या प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। तो आज दोस्तों मैं उन्हीं प्रेरणा स्रोत में से एक से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, आरएस जैसी प्रशासनिक सेवा को पास करना आसान नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग ही इस सफलता को हासिल कर पाते हैं और उन्हीं में एक प्रेरणास्पद जो हमारे सामने है मुलाकात करवाने जा रहा हूं। मैं जैसलमेर जिले के छोटे से गांव से निकले हुए और आज इस सफलता को हासिल किया रमजान खान का मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। रमजान खान मेरे दोस्त, थैंक यू सर। मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे सहपाठी भी रहे हुए हैं, मेरे साथ हमेशा बने हुए हैं। तो आज इनकी सफलता के राज जानते हैं, इनकी प्रेरणा के वजह जानते हैं और आपके लिए ये कुछ प्रेरणास्पद बोलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रमजान जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। रमजान जी, आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। धन्यवाद भी देना चाहूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और अनअकैडमी का। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संक्षिप्त रूप से आप अपना परिचय बताइए हमारे श्रोताओं को। जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम रमजान खान, मैं जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और आरएस 2016 में मेरा चयन हुआ और इसी भर्ती के तहत मुझे राजस्थान तहसीलदार सर्विस अलॉट हुई और वर्तमान में मैं जोधपुर जिले में पोस्टेड हूँ। और जिस तरीके सर आपने बताया कि आप जो कोरोना का दौर चल रहा है, इस कोरोना के दौर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसे संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो लोग कहीं न कहीं जो रेगुलर जो कोचिंग जा रहे थे वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। उनके मन में ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक भय और खौफ होगा कि क्या पता कब एग्जाम होगा और किस तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे। हमारी क्लासेज जो रेगुलर चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उस विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी ने जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, भारत के सबसे बड़े नेटवर्क जो प्रत्येक एग्जाम की प्रत्येक टीचर के साथ एक बेहतरीन टीचर के साथ जो क्वालिटी दे रही है, उस सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अनअकैडमी का। और इसी के साथ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मुझे जोड़ने का प्रयास किया। धन्यवाद। रमजान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत विद्यार्थियों को बता पाओगे, क्योंकि आज विद्यार्थी के मन में एक अजीब सा संशय रहता है कि आरएस जैसी प्रशासनिक सेवा के लिए शैक्षणिक पृष्ठभूमि कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं विद्यार्थियों को। मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं मेरे परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो साक्षर, और मुझे ये बताते हुए भी प्राउड फील होता है कि मैं मेरे गांव का वो व्यक्ति हूँ जो पहला ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ। मेरे से पहले मेरे गांव में कोई ग्रेजुएट व्यक्ति नहीं था और मेरे परिवार का मैं पहला साक्षर व्यक्ति हूँ जो इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। उसी के साथ मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे लोकल गाँव के आसपास हुई थी। उसी के बाद जैसे जैसे जो आगे मैं बढ़ा तो 5वीं क्लास पास करने के बाद गाँव के आसपास इतनी अच्छी स्कूल, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं उसके बाद से घर वालों ने निश्चित किया या घर वालों ने निश्चय किया या आस पड़ोसी ने हमें गाइड किया, घर वालों को बताया कि किस तरीके से आगे आपको एकेडमिक एजुकेशन पूरी करनी है। तो मैं उसके बाद सर सीकर चला गया और कक्षा 5-6 से लगाकर कक्षा 12 तक मैं सीकर में मेरी पढ़ाई हुई। कक्षा 12 में मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं 2012 में 12th करने के बाद में मेरा सीकर से सीधा राजस्थान कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज में सन 2015 में हो गई और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि 2015 में ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत बाद 2016 में आरएस की भर्ती आई, उसमें मेरा प्रथम अटेम्प्ट मेरा चयन हो गया। आज मैं राजस्थान तहसीलदार सर्विस का अधिकारी हूँ। धन्यवाद। तो इससे ये पता चलता है, विद्यार्थियों को भी इससे थोड़ा सीखना चाहिए कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़ा हुआ व्यक्ति आरएस की तैयारी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि गांव का विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप एक
इस ऐसी पृष्ठभूमि से निकल के आए हो जो एक विद्यार्थी सोच भी नहीं सकता। रमजान जी, आपसे आप जिस पृष्ठभूमि में रहे हो वहां आपको आरएस की तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके मन में ऐसा विचार कब आया कि आपको आरएस बनना है? सर जैसे मैंने पहली प्राइमरी प्राइमरी मेरी एजुकेशन हुई, तो शायद मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों ने मुझे ये सोच के पढ़ाया होगा कि काश थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो गांव में राशन कार्ड या छोटी मोटी कुछ डाक के माध्यम से चिट्ठी आती है वो पढ़ सकेगा और उसको पहचान सकेगा। जूं जूं सर एकेडमिक एजुकेशन आगे बढ़ी तो मैं कक्षा 12 में जब मेरे अच्छा रिजल्ट रहा, करीब मेरे 90 के आसपास परसेंटेज बने, तो उस वक्त मैंने मेरे जिले में टॉप किया था। और जो जो मेरे कई सफल लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से मिला, उनके इंटरव्यूज देखे, न्यूज पर देखा, तो फिर मैं जैसे जयपुर आया तो जयपुर का अजीब सा माहौल, एक पूर्ण कॉम्पिटिटिव माहौल, एक अच्छा वातावरण, हर हर गली में हर जगह कोचिंग, हर अच्छी फैकल्टी, नित्य नए रोज अखबारों में ऐड कोचिंगों के। तो कहीं न कहीं मैं सब इस चीज़ों से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के तुरंत बाद मैंने भी सोचा कि काश मेरे को भी अधिकारी बनना चाहिए। और मेरे में ये हमेशा मैंने ठाना था कि मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो उसके लिए जीतने का पूरा संसार होता है। जग जग पूरा जीत सकता है जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है। तो मैं मेरे घर से ये ठान के निकला था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जो आज भी मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे पूर्वज सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगा के अपना काम चलाते थे। तो मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं था। और मेरी सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा मेरे घर वाले, मेरा माहौल, मेरा वातावरण वो था कि काश मैं वहां से निकल कर और जो मैंने टारगेट ठाना है उस तक पहुंचूंगा, तो काश मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की और कई लोगों की जिंदगी में मैं कुछ भला कर सकता हूँ। धन्यवाद। रमजान जी, जैसा आपने बताया कि आप इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, पारिवारिक रूप से मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं थे, फिर आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो इस सफलता में परिवार की कितनी भूमिका होती है? क्या भूमिका आप मानते हो कि परिवार कितनी भूमिका निभा सकते हैं? सर परिवार की भूमिका निश्चित रूप से होती है, और परिवार की भूमिका ही इंसान को सफलता की अंतिम सीढ़ी तक ले जाने में बहुत बड़ी कारगर साबित होती है। मेरे परिवार की मेरे जीवन में भूमिका बाकी तो कुछ रही होगी, पर मेरे पिताजी एक असाक्षर व्यक्ति थे, असाक्षर व्यक्ति हैं। और जब भी वो मेरे से मिलते थे, मेरे से बात करते थे, और उनके मन में और उनके दिल में एक ही बात उठती थी कि काश आप भी एक सफल इंसान बनो और अच्छे अधिकारी बनो। और जैसे ही मेरे पिताजी उस टाइम किसी मेरे अकाउंट में पैसे डालने की, मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, पैसे डालने के जाते थे, तो बैंक की लाइन में पैसे डालने के लिए, पर्ची भरने के लिए घंटे 2 घंटे इंतजार करते थे सर। तो वो जो 1 और 2 घंटे का इंतजार था, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूमिका होती मेरे पिताजी। वो इंतजार खत्म हुआ, और उनका जो इंतजार था, उनकी जो इंस्पायरेशन थी, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी इंस्पायरेशन साबित हुई। और उस क्षेत्र से, उस परिवेश, तो जो परिवेश था, वो परिवेश ही मेरे लिए प्रेरणास्पद। रमजान जी, आपने अपनी जिंदगी में आरएस के अलावा भी कुछ सोचा, या केवल यही सोचा कि मैं आरएस ही बनूंगा? पर मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मुझे सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला। जैसे ही मैंने 2015 में ग्रेजुएशन की, तो 2016 में निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन हो गया। 2016 में भर्ती आई और उसकी तैयारी की, इस तरह उसका रिजल्ट आ गया था। और सोचता जिससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे शायद कुछ एग्जाम और की तैयारी करता है, मैं एग्जाम कोई और अटेंड करता है, जिससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मेरा ये प्रथम अटेम्प्ट था। और आपको, जैसा कि आपको भी पता होगा कि आरएस के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है, और ग्रेजुएशन में 2015 में हो गया था, 16 में भर्ती आई और इसी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया। आप जो न्यू कमर विद्यार्थी हैं, बिगनर हैं, नए नए विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहाँ से प्रारंभ करना, कि कब वो प्रारंभ करें तैयारी, ताकि वो इस अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके? सर ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई विद्यार्थी अगर न्यू कमर है और आरएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसको 12वीं करने के तुरंत बाद इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वैसे इंसान के जीवन में जब जगे तब सवेरा होता है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। जीवन में जब भी तैयारी की सोचे तो उस टाइम आरएस की तैयारी शुरू कर दे।
लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दूंगा कि जो विद्यार्थी सीनियर करते हैं, सीनियर करने के तुरंत बाद अगर आरएस की तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने किया था, मैंने मेरे व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया था, अगर उस तरीके से ये 12वीं के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं सीनियर के बाद, तो उनकी जिंदगी में जो संघर्ष का टाइम होता है, संघर्ष का टाइम भी सीमित हो जाता है। और जो इधर उधर छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, पहले टीचर बनते हैं, फिर आरएस की एग्जाम देते हैं, फिर आरएस बनते हैं, लंबा संघर्ष जो होता है, वो संघर्ष की अवधि भी सीमित हो जाती है और सफलता जो होती है निश्चित भी हो जाती है, कम समय में सफलता मिल जाती है। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से, मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सीनियर के बाद उसको तैयारी शुरू कर। तो आपकी राय में आरएस की तैयारी करने के लिए प्रॉपर 2 से 3 वर्ष पर्याप्त है? बिल्कुल सर, पर्याप्त है। 2 से 3 साल बहुत ज्यादा टाइम है। अगर 12वीं के बाद बच्चा अपने प्रॉपर एकेडमिक लाइफ के साथ साथ अगर अपना ध्येय और अपना एम अगर आरएस को बना लेता है, तो उसके लिए 2-3 साल पर्याप्त है। जो विद्यार्थी एकेडमिक सेशन में जिन बुक्स का अध्ययन करता है 11th में 12th में, वो बुक्स आरएस की तैयारी में कितना योगदान देती है? जो बुक्स विद्यार्थी अपने अध्ययन अपनाता है, जैसे 11वीं 12वीं में एजुकेशन अपने स्कूलिंग कर रहा होता है, तो वो उन्हीं को अच्छी तरीके से पढ़ता रहे या फिर अलग से कुछ तैयारी आरएस के लिए करता रहे? नहीं सर, बात तो वही है, अगर जो 11वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी पढ़ता है, चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, परंतु सीनियर करने के बाद जैसे ही आरएस की ओर व्यक्ति तैयारी की ओर सोचता है या तैयारी करता है, तो उसकी अप्रोच चेंज हो जाती है। जो 11वीं और 12वीं तक वही विद्यार्थी उसी चैप्टर को, उसी बुक्स को जिस अप्रोच के साथ पढ़ रहा होता है, वो अप्रोच जब भी आरएस के बारे में कॉम्पिटिटिव अप्रोच जब आ जाती है, तो वो चेंज हो जाती है अप्रोच। मैटर वही होता है, परंतु जो पढ़ने का तरीका होता है, सीखने का तरीका होता है, राइटिंग स्किल जो होती है, और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज सिलेबस में है कौन सी चीज सिलेबस में नहीं है, क्या छोड़ना चाहिए, ये चीजें जब वो सोचना और समझना शुरू कर देता है, तो बुक्स अप्रोच चेंज हो जाती है। बाकी बुक्स सेम ही होती है, जो 11वीं 12वीं में पढ़ता है वही बुक्स आगे भी वही पढ़नी, मैटर वही होता है, चीजें भी वही होती है। रमजान जी, आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि जो आरएस का जो सबसे प्रारंभिक स्टेप होता है, प्रारंभिक स्टेज होती है, उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं वो? सर, आरएस की प्रारंभिक स्टेज के लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि वो जिस टाइम आरएस की तैयारी शुरू करता है, उस सबसे पहले उस विद्यार्थी को सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्री और मेंस का सिलेबस निकाल के उसमें एक टॉपिक याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या टॉपिक है और क्या नहीं। प्री में डिफरेंट सिलेबस क्या है, मेंस में डिफरेंट सिलेबस क्या है, और दोनों का सिलेबस कॉमन कौन सा सिलेबस है। उसके बाद से जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, चाहे प्री की करे चाहे मेंस की करे, या इंटीग्रेटेड साथ तैयारी कर सकता है, तो उसके पहले उसको आरपीसी की साइट पे जाके उसको पेपर निकालने चाहिए। कुछ प्रीवियस ईयर में आरपीसी की अप्रोच क्या रही है, आरपीसी ने किस किस टॉपिक पर फोकस किया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन की अप्रोच फैक्चुअल है, एनालिटिकल अप्रोच है, या फिर किस किस तरीके की अप्रोच चेंज होती है। जैसे 3 एग्जाम जो हुए न्यू पैटर्न के आधार पर सर, उन अगर तीनों पेपरों का विद्यार्थी एनालिसिस करेगा तो उसको 3 चीजें निकल के आएगी कि पेपर का पहले जो पेपर हुआ था 2013 आरएसपी का, उसका लेवल क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था, उस क्वेश्चन पूछने की अप्रोच क्या थी, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, या कौन से टॉपिक पर अधिक फोकस किया गया था। अगर उसके बाद 2016 पे आएगा तो उसको नई चीज निकल के आएगी कि पेपर में फैक्चुअल पोर्शन कितना पूछा जाता है, कितना एनालिटिक पोर्शन पूछा जाता है। उसके बाद अगर 2018 आरएस की बात आएगी, 2018 की तैयारी करेगा तो उसमें एक नई चीज और निकल के आएगी कि फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच कितनी कारगर साबित होती है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन से पोर्शन को कितना ज्यादा पूछा जाए। ये सबसे पहले विद्यार्थी के लिए फाउंडेशन होता है। ये चीज जिस दिन समझनी शुरू कर दी, उसके लिए उसका संघर्ष का टाइम भी कम हो जाएगा और सफलता की जो प्राप्त करने की क्षमता होगी वो भी उसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद सर मेंस की बात की जाए तो विद्यार्थी जैसे जैसे पढ़ता है, पढ़ने के साथ एक स्टैटिक्स पोर्शन के साथ साथ करंट को किस तरीके से कोरिलेट कर पढ़ना चाहिए, करंट को किस तरीके से समझना चाहिए, ये चीजें उसके लिए कारगर साबित हो जाती है। जैसे आज की बात अभी की बात करें, जैसे मैं एक और एग्जांपल के लिए बताऊं तो मेंस में आंसर राइटिंग कितना मायना रखती है वो सर अगर किसी को देखनी हो तो मेरी कॉपी देखे आरएस 2016 की। सर हिस्ट्री में किसी को 10 में से 8 नंबर अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए, वो मेरी कॉपी में से 8 नंबर आए हिस्ट्री में, पॉलिटी में। और जैसे कि मैं मेरे खुद के बारे में बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड सर ह्यूमैनिटी था, तो मेरे गणित मात्र 65 में 7 नंबर आए थे, इंग्लिश में 80 में 16 नंबर आए थे, फिर भी मैं इस मुकाम तक पहुंचा। तो मेरी अप्रोच, रिटन अप्रोच, लिखने का तरीका, लिखने की कला
किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किन चीजों को किस तरीके से उसको बांध के एक रिप्रेजेंट करना चाहिए और कितने टाइम में किस रूप में लिखना चाहिए। सर ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर जो तैयारी बंदा कर रहा है, जो व्यक्ति नए सिरे से तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब वो करंट को स्टैटिक के साथ कोरिलेट किस तरीके से करता है। जैसे वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है सर, तो लॉकडाउन का भारतीय, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन तो करंट का इश्यू है, परंतु इकोनॉमी एक हमारा स्टैटिक्स पोर्शन है, तो इकोनॉमी को करंट के साथ किस तरीके से कोरिलेट करना है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीडीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीडीएस जिस तरीके से पीडीएस की जो कमियां थी या पीडीएस को लोग प्रासंगिक कह रहे थे, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है प्रासंगिक हो चुका है, परंतु कोरोना जैसी आपदा से पीडीएस की जो प्रासंगिकता थी वो अपने आप सिद्ध हो गई सर। पीडीएस की कितनी प्रासंगिकता क्या है, जिस तरीके से भारत की 69% आबादी को हम किस तरीके से फूड सिक्योर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट सर, जिस तरीके से हम अगर एनालिसिस करेंगे तो हमारी जीडीपी का हम कितना हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, हेल्थ फैसिलिटीज पे खर्च कर रहे थे, तो अब उस हिस्से को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा, कोरोना जैसी बीमारी ने, कोरोना जैसी महामारी ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी जीडीपी का हिस्सा जो वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जा रहा था उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो सर जिस तरीके से कोरिलेट करने की जो क्लास है, स्टैटिक्स पोर्शन को किस तरीके से वर्तमान में समसामयिक मुद्दों के साथ कोरिलेट करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वही सर मायने रखता है। दूसरी बात, स्टैटिक्स पोर्शन की बात करूं तो प्री के अंदर जो फैक्चुअल पोर्शन जो होता है उसको एक बार जो एक बुक्स को 10 बार पढ़े बजाय 10 बुकों के। जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस एक चैप्टर को एक ही बुक सोल्व करे, एक स्टैंडर्ड की बुक ले ले या एनसीईआरटी स्टैंडर्ड की बुक ली, उस टॉपिक को उसी बुक से पढ़े, एक बार ही 10 बार पढ़े, रिवीजन करे। 3R की सर अप्रोच होती है, रीड, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवाइज। ये जिसमें प्रैक्टिस करना, रीड करना और रिवीजन करना, ये 3 चीजें से महत्वपूर्ण रहती है। मेरे ख्याल से अगर मैंने जो सर अप्रोच फॉलो की थी, मैंने जो तरीका अपनाया था, वो तरीका मेरे लिए कारगर साबित हुआ सर। क्योंकि जो व्यक्ति RS 2016 में आपने सुना होगा, जिस मैथ का जो वर्चस्व था, उस मैथ के वर्चस्व वाले एग्जाम में अगर 7 नंबर लाकर तो सिलेक्ट होता है, तो मेरे जीके और जीएस के दम पर मैं इस जगह पर हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि लगातार पढ़ते रहें, रीड करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें लिखने की। तो आपके अनुसार प्री में फैक्चुअल है, जबकि मेंस में एनालिटिकल अप्रोच होना जरूरी है। बिल्कुल सर। एनालिटिकल अप्रोच विद्यार्थी की प्रैक्टिस से ही डेवलप हो सकती है और उस प्रैक्टिस के लिए उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही रमजान जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो RS प्री के लिए आप अगर बुक से सजेस्ट करें तो कौन कौन सी बुक से विद्यार्थी प्रीफर करे ताकि उसको कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल सके? प्री को सर हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो स्टैटिक्स पोर्शन, जिसको हम ट्रेडिशनल पोर्शन कहा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, राजस्थान। सर सेकंड पोर्शन की बात करें तो साइंस और टेक होता है। थर्ड पोर्शन में करंट के लिए विद्यार्थी को डे टू डे जो घटनाएं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन पर लगातार पे नजर बना रखें, उनके सिंपली नोट्स बनाएं, फैक्चुअल चीजें लिखें और घटना के साथ जोड़ते रहें। सर जो सेकंड पोर्शन है साइंस और टेक और मैथ रीजनिंग का, उसमें मैथ और रीजनिंग की तो व्यक्ति को बारंबार का प्रयास करना ही होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो साइंस के लिए सर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि साइंस की स्टैटिक्स के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में तो करंट की चीजें पूछ जाती है, तो करंट वाले चीजों पर फोकस करें। फिर सर पार्ट नंबर फर्स्ट में जो ट्रेडिशनल पार्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, 4 चीजें सर है। इन चारों के लिए सर लगातार विशेष रूप से जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकता है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकता है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बर्नवाल की पढ़ सकता है, और इकोनॉमी के लिए सर राजस्थान अगर तैयारी कर रहा है तो राजस्थान इकोनॉमी सर उसको पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से, जिसमें कई चीजें क्लियर हो जाती है। और साथ साथ अगर स्टैटिक्स जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है तो सर उसके लिए लाल की बुक को प्रिपेयर कर सकता है। तो एनसीईआरटी बुक्स या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स कारगर? एनसीईआरटी सर ठीक रहता है, राजस्थान बुक भी, राजस्थान बोर्ड की किताब भी अच्छी है, बुक्स अच्छी है, नो डाउट, उसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं है, परंतु अगर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करेगा शुरुआत में, तो सर प्री के साथ साथ मेंस भी कवर हो जाता है काफी हद तक। जो एनसीईआरटी बुक से थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगी।
डेवलप हो जाती है, मेंस में उसको हेल्प मिल जाती है। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये न्यूज़पेपर की विद्यार्थी के लिए कितनी क्या भूमिका है इनकी, किस किस को सिलेक्ट करे, कितना करे, क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि विद्यार्थी कैसे उसमें सिलेक्टिव हो सकता है। हम्म। तो कौन सर कौन से न्यूज़पेपर हिंदी के, अंग्रेजी के जो विद्यार्थी के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि वो उसमें से फायदा कितना उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं वो। सर आरएसएस भर्ती के लिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर की इतनी प्रासंगिकता नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, परंतु हिंदी की न्यूज़पेपर की बात की जाए तो पत्रिका या भास्कर में से, दोनों में से एक पेपर को पढ़ना चाहिए। सर पेपर पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पेपर में क्या न्यूज है, उस न्यूज का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या प्रासंगिकता है। जैसे आज एग्जाम था कि विश्व को भारत वैश्विक व्यापार के लिए महामंत्र दे सकता है, एक वैश्विक व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म दे सकता है। तो सर ये जो न्यूज की हेडलाइन थी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें 5 टाइप्स के बताए थे, टिप्स मंत्र दिए थे कि इन मंत्रों के आधार पर भारत जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता बन सकता है। अब जो अगर सर एक सीरियस कैंडिडेट होगा, वो इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि मोदी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो इस बात पे फोकस करेगा कि भारत में ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, भारत में ऐसी क्या पोटेंशियल है कि विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता बन सकता है। हमारे यहाँ क्या क्या हमारी इकोनॉमी में क्या कैपेसिटी है, या हम लोगों में इतनी क्या कैपेसिटी है कि हम पूरी विश्व को आगे बढ़ सकते हैं। 5 पॉइंट सर उसमें बताए गए थे। ये जो 6 चीजें होती है, इनको कोरिलेट करके पढ़ना और उस न्यूज की तह में जाकर एनालिसिस करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। संक्षिप्त रूप से आप आरएस प्री के बारे में थोड़ा सा बताओ विद्यार्थियों को, कि कितने इसमें मार्क्स तक आ जाएं तो अपने आप को सेफ माने, कितने तक उसको लेने का सर प्रयास करते रहना चाहिए। सर मैं मोटा मोटा क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीसी आरएस प्री का जो एग्जाम लेती है, उसमें 200 नंबर का पेपर होता है और क्वालिफाई एग्जाम होता है, उसमें से 150 क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर सर प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 1.33 होता है। अब सर मैं आपको जिस साल से जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न से अभी तक मैं आपको एक पूरा ब्रॉड व्यू दे देता हूँ कि आरएस 2013 का एग्जाम हुआ था सर। उस एग्जाम में 200 में से 62 नंबर कट ऑफ रही थी, 62 नंबर आउट ऑफ 200। उसके बाद सर 2016 का एग्जाम हुआ, 2016 के एग्जाम में सर कट ऑफ रही थी 78 मार्क्स, मतलब 200 में से 78 मार्क्स जो लाके आ रहा है, वो बंदा मेंस के लिए प्री क्वालिफाई कर रहा है। फिर सर 2018 की बात की जाए तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी, जो थी आउट ऑफ 276 मार्क्स, मतलब अगर कोई 76 मार्क्स 200 में से लेके आ रहा है तो बंदा प्री क्वालिफाई है। तो मेरा कुल मिलाकर आपने इसमें इन जो मेरा व्यू था, इसमें आपने देखा होगा कि 40% के लमसम अगर कोई व्यक्ति मार्क्स लेके आ रहा है, वो मेंस लिख सकता है। अच्छा, फिर सर अगर जो क्वेश्चन का जो वाइबिफिकेशन है कि हिस्ट्री में लीजिएगा, पॉलिटी के 20 मान लीजिए, ज्योग्राफी के 20 और इकोनॉमी के 20, 80 क्वेश्चन हो गए। तो 20 क्वेश्चन करंट के हो जाते हैं, 100 ये हो गए। इसके अलावा साइंस, टेक, रीजनिंग और मैथ्स, इनके सर 50 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में से इस तरीके से हमने मोटा मोटा बांटा है कि कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन आए गए। इनमें जो हम टॉप प्रायोरिटी भी रखना है प्री के लिए, टॉप प्रायोरिटी में राजस्थान जीके को रखेंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी को रखेंगे, राजस्थान के बाद हम टॉप प्रायोरिटी रखेंगे रीजनिंग और मैथ्स को रखेंगे, फिर सर हम करंट को रखेंगे। अगर हम 3 इन चीजों को टॉप प्रायोरिटी पे रखकर अगर प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। आप समझने के प्रयास कीजिए सर कि अगर 20 नंबर करंट अफेयर के आते हैं, उसमें से अगर हम 12 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, 14 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, रीजनिंग और मैथ के 20 में से अगर हम 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं और बाकी जो चीजें उनमें से हम अगर 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाता है। तो हमारी जो प्री की जो प्रायोरिटी होगी सब्जेक्ट की, कौन कौन से पार्ट में से जो फ्रूटफुल कौन सा पार्ट है, रीजनिंग फ्रूटफुल पार्ट है हमारे भी, मैथ फ्रूटफुल पार्ट है, करंट अफेयर फ्रूटफुल पार्ट है और साइंस टेक भी फ्रूटफुल पार्ट है। इसके अलावा जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमारा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो गए, मेंस में भी है, प्री में भी है। इनको तो हम अलग रख के तैयारी करनी प्री में, और इन बाकी जो पार्ट्स मैंने बताया पहले, उनको हम अलग रख के तैयारी करें, तो हमारे जो ग्राफ होगा नंबर का, वो ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा सर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्री एग्जाम की तैयारी करते समय बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्वालिफाई करना है, ज्यादा स्कोर लेने के।
तो प्री की जो तैयारी की है विद्यार्थी, क्या उसको मेंस में फायदा मिलता है उसका? बिल्कुल मिलता है सर। तो मेंस के जो क्या रणनीति हो, मेंस में कितने पेपर होते हैं, हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा अगर जैसा कि संक्षिप्त आपने रूप पूछा से। कि जैसा कि आपने पूछा कि प्री में जो उसने तैयारी की उसको मेंस में लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, सर मेरा एक बात क्लियर करूंगा। जो हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण हमेशा तथ्यों का होता है सर। प्री में जैसे हमने माना कि प्री में हमने 80% हमारी अप्रोच फैक्चुअल थी, अगर वो फैक्ट हमें याद है तो उन फैक्ट का हम मेंस में विश्लेषण करते हैं। प्री और मेंस में फर्क इतना ही है कि फैक्ट का विश्लेषण हम मेंस में करते हैं। तो निश्चित रूप से जिसने प्री में तैयारी की है तो उसको मेंस में फायदा मिलता है। और सर जो 15-15 वर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं, 15 वर्ड के क्वेश्चन हमारे अगर प्री में अच्छी तैयारी हुई थी, स्टैंडर्ड की अगर हमने प्री में तैयारी की थी तो 15 वर्ड के क्वेश्चन सारे हमें हमारे मेंस की प्री के आधार पर तैयार हो जाते हैं। और सर तो दूसरा प्रश्न आपका, एक मिनट, न्यू पैटर्न के हिसाब से मेंस के कितने पेपर होते हैं, कितने कितने शब्दों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा? न्यू पैटर्न के आधार पर मुख्य परीक्षा के 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर का वेटेज 200 मार्क्स होता है। टोटल मेंस 800 नंबर की होती है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो आपने पूछा कि न्यू पैटर्न के आधार पर, सर पहला पेपर जो होता है उसमें हर पेपर को 3 पार्टों में बांटा गया सर, 65, 65 और 60। प्रत्येक पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के 65, सेकंड के 65, थर्ड के 60, टोटल मिलाकर 200 का राउंड हो जाता है नंबर। इस तरीके से प्रत्येक पेपर को 3 पेपरों को, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, इन तीनों पेपरों को 3-3 पार्टों में डिवाइड किया गया। फोर्थ पेपर में लैंग्वेज, जिसमें 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की इंग्लिश। पहला जो पेपर सर है उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी और अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। हिस्ट्री 65 नंबर की हिस्ट्री होगी, 65 नंबर की इकोनॉमी होगी, 60 की जरा समथिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और सोशियोलॉजी होगी। इसी प्रकार से पेपर सेकंड एथिक्स, साइंस टेक, और पेपर थर्ड आईआर, पबेड और लॉ होगा। इस तरीके से बांटा गया है। मेंस एग्जाम में ये शब्द की जो सीमा होती है लिखने की, क्या कितनी इससे मतलब इसका अनुपालन कितने स्ट्रिक्टता के साथ करना चाहिए शब्द सीमा का? सर शब्द सीमा विशेष रूप से 3 भागों में कहा गया है। 100 मार्क्स के 100 वर्ड्स के क्वेश्चन, 50 वर्ड के क्वेश्चन, 15 वर्ड के क्वेश्चन। परंतु अगर हमने 15 शब्द का जो आंसर था उसको अगर हमने 20 से 22 वर्ड्स के अंदर 22 से 25 वर्ड में लिख लिया है, परंतु उस टाइम हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमने शब्द सीमा से अगर इतर जाके लिख रहे हैं तो जो इतर लिख रहे हैं वो उस विषय से पूर्ण रूप से रिलेवेंट होना चाहिए। वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए कि हम इधर ये नहीं लिखते तो हमारा आंसर अधूरा होता है, अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारे आंसर की सार्थकता नहीं होगी। इस तरीके से अगर रिलेवेंट, और अगर कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट अगर सब सीमा से बाहर जाके लिखता है, सब सीमा से इतर जाके अगर कोई कर रहा है तो वो थोड़ा लिबरल माना जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान विद्यार्थी को नहीं होता है। परंतु प्रासंगिक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, उस पर्सन के साथ आंसर के साथ तालमेल होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। तो इससे विद्यार्थी को घबराना नहीं चाहिए। अगर शब्द सीमा का प्रासंगिक रूप से उल्लंघन हो रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर संक्षिप्त रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेंस के लिए अगर बुक्स की आप लिस्टिंग करें तो कौन कौन सी बुक्स मोटे तौर पे विद्यार्थी को फायदेमंद हो सकती है? सर फोर्थ पेपर की जो लैंग्वेज है वो विद्यार्थी को किसी स्टैंडर्ड बुक से ही तैयार करनी चाहिए। हिंदी 120 मार्क्स की, उसमें 50 मार्क्स की ग्रामर और 70 मार्क्स की आपकी कंपोजिशन का पार्ट। तो जो कंपोजिशन, जो 70 नंबर का जो कंपोजिशन का पार्ट आ रहा है विद्यार्थी के लिए, वो तो सर सरकारी ऑफिस, जो सरकारी कार्यालय है, जैसे परिपत्र लिखते हैं, रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, डेली ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, ये जो चीजें से इनका फिक्स प्रारूप होता है, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकारी साइट से, सरकारी कार्यालय की साइट से जाकर उसको डाउनलोड करना चाहिए। ग्रामर को तैयार करने के लिए सर हिंदी की ग्रामर बड़ी किताब आती है, बुक आती है, उस बुक से तैयार करना चाहिए। और जो इसके इतर भी तैयार करनी है तो मार्केट जो है हिस्ट्री के लिए
किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स अगर आर्ट एंड कल्चर के मिल जाए, इंडियन हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, तो वो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए मैं स्पेक्ट्रम की बुक प्रेफर करूंगा, स्पेक्ट्रम यूरोपियन चंद्रा की बुक। ज्योग्राफी के लिए सर मेरा ऐसा मानना है कि 9th क्लास की किताब बुक आती है एनसीईआरटी की, और 11th क्लास की बुक आती है भौतिक पर्यावरण, और एक 11th क्लास की बुक और आती है भौतिक भूगोल के नाम से, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से। 3 बुक ये, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के रूप में स्टैंडर्ड बुक हम वर्णमाला पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी की बात सर करें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हम सर्वे का जो एक पार्ट आता है, सेकंड पार्ट, उसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान इकोनॉमी के लिए राजस्थान सर्वे पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम कोई एक बुक पढ़ सकते हैं जो बेसिक क्लियर करे, हमारे बेसिक्स के लिए। और पॉलिटी के लिए सर एक किताब लक्ष्मीकांत की किताब अभी तक मेरे ख्याल से बेहतर है, उसका कोई विकल्प नहीं। तो लक्ष्मीकांत की किताब के साथ साथ उसको प्रीवियस जो पेपर आए हैं उसको पढ़ना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि एग्जाम क्या अप्रोच है करके। इसके अलावा सर जो छोटे छोटे पार्ट है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इनके लिए मेरे ख्याल से तो किसी कोचिंग के एक ऑथेंटिक नोट्स प्लस इनके लिए किसी पब्लिकेशन की बुक्स अगर वो पढ़ ले तो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। ये जो आप बुक्स के बारे में बताए, यही एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपको, जो मेंस में लैंग्वेज के पेपर है, तो लैंग्वेज के पेपर की कितनी भूमिका होती है? बहुत बड़ी भूमिका होती है सर। आप एक एग्जाम परिधि के अंदर आ जाओगे, लेकिन परिधि में आपका स्थान कौन सा होगा वो आपका फर्स्ट पेपर डिसाइड करेगा। माना कि सर्किल है, आप सर्किल के अंदर तो आ गए हो, अब सर्किल में आपका स्थान कौन सा होगा ये निर्धारित फर्स्ट करेगा। क्योंकि ये मैं बहुत लोगों को, मुझे इंग्लिश में 80 में 16 नंबर है। अगर आपका पेपर मजबूत नहीं है तो आप अंदर तो आ जाओगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, परंतु उस सर्किल के अंदर आपका स्थान कौन सा होगा ये अनस्टेबल होगा। तो फर्स्ट पेपर की निश्चित रूप से भूमिका बहुत बड़ी होती है सर रैंकिंग में। अब हम आरएस के अंतिम व तीसरे पड़ाव जो इंटरव्यू का है उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि उसकी क्या भूमिका है, विद्यार्थी को उसकी तैयारी कब से और कैसे करनी चाहिए? सर जो आपने बात की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है सर। व्यक्ति के जो अंतिम रिजल्ट होता है उसको इंटरव्यू निश्चित रूप से प्रभावित करता है। परंतु इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, जो हम जिस दिन से हम आरएस की तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से हमारे अंदर तैयारी ऑटोमेटिकली इंटरव्यू पे होना शुरू होता है। हम अपने आप को जिस दिन एक अवसर के रूप में डेवलप करना शुरू कर देते हैं उस दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु एक मौका होता है, निश्चित समय होता है, उस समय के अंदर हमें खुद को रिप्रेजेंट करना होता है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में जाने के लिए काबिल है कि नहीं है, उसमें जाने लायक है कि नहीं है, क्या हमारा व्यक्तित्व उसके लायक है कि नहीं है, क्या हमारे लायक है कि नहीं है, हमारी माइंडसेट क्या है, हमारी पॉजिटिविटी क्या है, हमारी नेगेटिविटी क्या है, इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हमारे क्या है। इन चीजों को पढ़ने के लिए टाइम के अंदर आपको सिचुएशंस के अंदर आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आप प्रॉब्लम सोल्विंग एजेंसी के पार्ट बनने जा रहे हो, तो इन चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी हॉबी क्या है, आपका परिवेश क्या है, आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों करना चाहते हो, क्या लगा आपको इस एग्जाम की तैयारी, क्या आपका विशेष रुचि है। ये चीजें सर मेरा वैसे मानना है कि तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन एक अपने आप को सेफ देना होता है। सेफ तो कभी भी दिया जा सकता है, मेंस के बाद भी दिया जा सकता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आरएस के जो 3 पड़ाव हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मेंस होगा या इंटरव्यू होगा? दोनों में अगर आप मानो तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जो विद्यार्थी को सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? आरएस के एस्पायरेंट के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव होता है मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम ही उसके लिए निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति एग्जाम क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं कि प्री को इग्नोर करें, हम इग्नोर करना होना चाहिए, फोकस मेंस पे होना चाहिए, मेंस की तैयारी पे होना चाहिए और मेंस रणनीति पे होना चाहिए, जिससे हम आगे निखार सके अपने आप को। रमजान जी, आपका दौर जब आपने तैयारी की उस समय अनअकैडमी जैसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज आप आरएस बनने के बाद
ये डिजिटल इंडिया का युग है। इस दौर में आप अनअकैडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको विद्यार्थियों के लिए कितना प्रासंगिक मानते हो आप? सर जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था तो लंबा टाइम नहीं हुआ, इस तरह की बात है ये। तो उस टाइम अनअकैडमी चैनल प्लेटफॉर्म इतना इस रूप में नहीं था जिस रूप में आज मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हो। सर एक ऑनलाइन एजुकेशन की जो प्रासंगिकता है वो आज सिद्ध हो गई है। दुनिया एक अपने घरों में कैद हो चुकी, तो उस रूप में एक ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन चैनल की जो प्रासंगिकता उसे दूर, परंतु सर एक विशेष प्लेटफॉर्म पर इतने बेहतरीन एजुकेटर टीचरों को एक बेहतरीन फैकल्टी का संगम होता है और विद्यार्थी को एक साथ एक समय में बेहतरीन चीजें मिल जाती है, बेहतरीन नोट्स मिल जाते हैं, बेहतरीन गाइडलाइन मिल जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज युग में जो ऑफलाइन एजुकेशन जो टॉप की जो स्ट्रेटेजी थी क्लास में, उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक ऑनलाइन एजुकेशन हो चुकी है। क्योंकि विद्यार्थी दूर दराज क्षेत्रों में बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ, कहीं पर बैठा हुआ किसी वक्त किसी भी चीज को यहाँ से सीख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ऑनलाइन अकेडमी जो है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है और आगे बनी रहेगी। अंत में आप जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? उनकी तैयारी में निरंतरता बनी रहे, प्रेरणा उनमें हमेशा बनी रहे, तो ऐसा आप क्या उनको सुझाव देंगे? मेरा सुझाव यही है कि उनके उन्नत और उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं और उनके लिए दुआएं करता हूं कि वो जिस लक्ष्य के साथ, जो लक्ष्य उन्होंने ठाना है, जिन वो माँ बाप की उम्मीदों और माँ बाप की आशाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उम्मीदें और आशाओं पे खड़ा उतरे, लगातार मेहनत करते रहे। ये जीवन है, ये जीवन एक समुद्र की तरह होता है, इसमें तैराक बन के अगर रहोगे तो तैर के निकल जाओगे। अगर अपने आप को बोझ, निठला और अपने आप को अगर डिप्रेशन और टेंशन में रहोगे तो उसी जगह रह के वहीं डूब के खत्म हो जाओगे। जीवन है, जीवन की सार्थकता सिद्ध कीजिएगा और आप, मेरी उम्मीदें और मेरी दुआएं आपके साथ है। ऐसी आशा और ऐसी शुभकामनाएं आपके मेरे साथ बनी रही। धन्यवाद रमजान जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, विद्यार्थियों को प्रेरणा दी ताकि इस लॉकडाउन के दौर में वो अपने आप को पढ़ाई के साथ जोड़े रखे। और इसी कड़ी में अब कल हम एक और ही आपके जैसे एक नए सितारे से मिलेंगे। धन्यवाद। इसी आशा के साथ सर गुड नाइट। और पुनः मैं अनअकैडमी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ज्ञापित करता हूँ कि आपका भी कि इतने विद्यार्थी से मुझे रूबरू होने का मौका दिया। और इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।